हाँ लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा, लिखिए किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा पृथ्वी से, पृथ्वी से, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। ले जाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी तल पर से कोई वस्तु को कुछ ऊंचाई तक ले गए। मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु है और तुम यहाँ पर ले गए। अगर यहाँ पर ले जाओगे तो पहले ये बताओ हमको निकालना क्या है, कार्य। और कार्य वास्तव में कहते किसे हैं? आए ऐसे आप ये तो परिभाषा जरूर पढ़ोगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन आप कार्य के बारे में जरूर जानते होंगे कि कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर तुम बल लगाओगे और बल लगाने से वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए। कार्य कितने तरह का होता है? 3 तरह का। फिर से याद दिला दे रहे हैं। मान के चलिए कि आप रोड में हैं और सामने से एक गाड़ी आ रहा है। वो गाड़ी जो है वो मतलब आप ही की तरफ आ रहा है। अब अगर आप चाहें, और गाड़ी बहुत स्लो मोशन में आ रहा है, 3-4 आदमी रोड पर है, वो क्या किया, गाड़ी को आगे से धक्का देने लगा। अब वो गाड़ी से उधर भरा रहा है और ये 3-4 आदमी गाड़ी को रोकना चाह रहा है। अगर गाड़ी बरियार हुआ तब तो आदमी को वो तो मतलब धक्का देगा तो आदमी पीछे हटने लगेगा। तो बोलो कौन ज़्यादा बल लगाएगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, पहले भी बता चुके हैं, समझ जाओगे तो आज ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब गाड़ी वाला वो जोर से चलाने का प्रयास कर रहा है। अगर गाड़ी रुक जाए, मान के चलो ना कोई आगे जा रहा है ना कोई पीछे, दोनों रुक जाए, तो इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि दोनों के द्वारा लगाया गया बल बराबर है। इधर से भी बल और उधर से भी बल, दोनों क्या है? बराबर। तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल बोलते हैं। ठीक है, ये संतुलित बल हो गया। और आपको याद रखना है कि जब भी संतुलित बल किसी भी वस्तु पर लगेगा तो कार्य का जो मान होगा वो 0 होगा। क्यों 0 हुआ? बल तो लगा, लेकिन क्या गाड़ी आगे पीछे हुआ या आदमी आगे पीछे हुआ? तब विस्थापन क्या हो गया? बल तो लगा लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0। गुना करोगे तो कार्य का मान क्या आएगा? तो एक बात तो तय हो गया कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो कार्य क्या होता है? 0। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के बताओ। तुम्हारे बेंच पर रखा हुआ किताब, इस पर कौन सा बल लग रहा है, संतुलित या असंतुलित? संतुलित। कौन कौन लगा रहा है? यस, एक पृथ्वी खींचना चाह रही नीचे और तुम बेंच पे रखे हुए हो, तो बेंच का सतह ऊपर बल लगा रहा है। बेंच का सतह ऊपर बल लगा रहा है, पृथ्वी नीचे लगा रही है, दोनों बराबर लगा रहे हैं कि अलग अलग? तो कार्य क्या हुआ? तुम बैठे हुए हो बेंच पर, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि तुम्हारा शरीर का भार जितना बल पृथ्वी पे लगा रहा है अभी फिलहाल, उतना ही पृथ्वी भी लगा रही है। समझ में आया? सोचो, इमेजिन करो कि ऐसा अगर नहीं होता। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे रखा हुआ कोई वस्तु, बेंच पे रखा हुआ वस्तु कुछ देर के बाद बेंच को तोड़ के नीचे गिर गई।
कोई वस्तु है बहुत भारी सा, वो बेंच को तोड़ के नीचे गिर गई, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यार यहाँ तो पृथ्वी ने ज्यादा बल लगा दिया। किस पे? वस्तु पे। अब पृथ्वी ज्यादा बल लगा दी तो यहाँ कार्य जीरो है कि नहीं है? कार्य जीरो। दुनिया में हर वो चीज जो विराम में तुम्हें नजर आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसमें लगने वाले जितने भी बल होंगे वो सब क्या होंगे? संतुलित। ये दिमाग में रखो। चाहे वो दीवार पर लगी हुई कोई भी चीज टंगी हुई हो, फोटो हो, बॉक्स हो, कुछ भी, अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उस पर कहीं ना कहीं जितने भी बल लग रहे हैं वो बराबर चारों तरफ से लग रहे हैं, संतुलित हैं, इसलिए कार्य क्या है? जीरो है। गाड़ी को 4-5 आदमी धक्का दे रहा है, गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है, तो उनके द्वारा कार्य क्या है? जीरो। अब मैं ये बोलूं कि बोलो कार्य कौन करता है, तो आपको बोलना है कि कार्य बल करता है। और कभी भी बल किसी वस्तु पे लगाओगे तो बल कभी भी अकेला कभी लगता ही नहीं, ये भी तुम्हें याद रखना है। तुम अगर किसी वस्तु पे बल लगाओगे, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि तुम किसी वस्तु पे बल लगाओ, वो वस्तु भी तुम पे लगा देगी, दोनों वस्तु एक दूसरे पर लगाएंगे, तो बल हमेशा पेयर में होंगे। अब तुम गाड़ी को धक्का दे रहे हो, तो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसका कार्य निकालना चाह रहे हो। 4-5 आदमी धक्का दिया गाड़ी को, तो कार्य आदमी भी कर रहा है। गाड़ी धक्का दे रही है आदमी को, तो कार्य कौन कर रहा है? गाड़ी भी कर रही है। अब दोनों के हिसाब से तुम सोचो, अगर तुमसे हम ये कहें कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है क्रिकेट, सब लोग पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में अपना टीवी चालू करके मैच देख रहा है, इंडिया वाले लोग इंडिया में बैठ करके टीवी चालू करके मैच देख रहे हैं, तुम क्या चाहोगे कि कौन देश जीते? जरूर, क्योंकि तुम इंडियन हो। और पाकिस्तान वाले? वेस्ट इंडीज। मैं वो कहाँ से आ गया? पाकिस्तान वाले लोग जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। यहाँ पे आपको यही बात समझना है कि आप किसके दृष्टि से देख रहे हैं किसी चीज को। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गाड़ी सामने से आ रही है, अब आप किसको देखना चाहते हैं, किस हिसाब से काउंट करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 आदमी अगर गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो आप किसका कार्य निकालना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आदमी द्वारा लगाए गए बल का कि गाड़ी द्वारा लगाए गए बल का? किसी के भी द्वारा निकालो, अपने को क्या। दो में से कोई एक सोचो। अब हम जो बोल रहे हैं सोच के बताना, अलग अलग केसेस बोलेंगे। मान लेते हैं आदमी लोग बल लगाया, गाड़ी पीछे हो गया, ठीक है? आदमी लोग बल लगाया, गाड़ी पीछे हो गया, तो आदमी के द्वारा किया गया कार्य तुम्हारे हिसाब से वो धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक? आए धनात्मक, क्योंकि आदमी चाहता ही था कि वो पीछे हो जाए। समझ में आया? मान लेते हैं कि आदमी पीछे हो गया, किसके द्वारा? गाड़ी। कार्य ऋणात्मक किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। अब इस हिसाब से गाड़ी के बारे में सोचो, गाड़ी पीछे हो गया, पहला स्थिति याद करो। अब गाड़ी के बारे में सोचो, गाड़ी बल लगा रहा था, पर वो बल लगा के उतना नहीं कर पाया और गाड़ी पीछे हो गया, तो गाड़ी द्वारा उस समय किया गया कार्य, क्योंकि गाड़ी चाह रहा था कि वो आगे चला जाए, नहीं गया, तो ऋणात्मक कार्य हो गया। और अगर चला जाता तो अब वही आदमी के लिए क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि कार्य में कोई दिक्कत नहीं। कार्य 3 तरह का, संतुलित बल लगे तो शून्य कार्य, असंतुलित बल लगेगा तो या तो वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। किसी को कोई डाउट? अब हम इसी तरह से पृथ्वी के बारे में सोचेंगे। बोलो, पृथ्वी कोई भी फल को, पेड़ में कोई फल लगा हुआ है, ऊपर फल लगा हुआ है, पृथ्वी क्या करना चाहती है? उस फल को नीचे लाना चाहती है। मान के चलो कि फल नीचे गिर गया, पका हुआ आम था, नीचे गिर गया। अब तुम्हें ये बताना है सोच के, कार्य कौन कौन किया? पृथ्वी और आम दोनों किए। जब तक फल पेड़ में लगा है, कौन सा बल उस पे लग रहा है? अभी दो में से कोई एक चुनो, संतुलित या असंतुलित?
जब तक पेड़ में फल है संतुलित, क्योंकि फल को जो पृथ्वी खींच रही है उसी का उसमें जो डाली लगा हुआ है तराजू वो ऊपर खींच रहा है, बंधा हुआ है, तो संतुलित है कि असंतुलित? कार्य कितना हुआ? 0, चाहे वो पृथ्वी के द्वारा हो या आम के द्वारा यानी फल के द्वारा हो। फल टूट के गिर गया। अब मुझे सोच के बताओ, फल के द्वारा कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? आए ऋणात्मक, क्योंकि फल नीचे गिरना चाह रहा था क्या? नहीं। तो फल के द्वारा कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। फल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। बोलो, क्लियर हो पा रहा है? अब पृथ्वी के द्वारा धनात्मक, पृथ्वी तो उसे नीचे लाना ही चाह रही थी, तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य, यही तुम्हें सोचना है, कौन क्या चाह रहा है। पृथ्वी चाह रही है नीचे लाना, तो पृथ्वी किसी चीज को अगर नीचे ला रही है तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि वो कार्य क्या है? धनात्मक है। कोई चीज ऊपर जा रहा है तो अब आप हमको ये सोच के बताइए, मेरे हाथ में एक वस्तु है, इस वस्तु का मैं ऊपर ले गया, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, बताओ इस वस्तु पर मतलब कि बल कौन कौन लगा रहा है? एक पृथ्वी नीचे खींच रही है और मेरा हाथ इसको ऊपर ले जा रहा है। अगर हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो मेरे हाथ द्वारा कार्य धनात्मक है कि ऋणात्मक? आए, क्योंकि हम चाहते ही हैं ऊपर ले जाना। लेकिन पृथ्वी द्वारा इस पर किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो नीचे लाना चाहती है और हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। बोलो, ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे, तो बोलो इस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि ये नीचे आना चाह रहा है क्या? नहीं। लेकिन पृथ्वी इसको ला रही है, पृथ्वी अपने काम में सफल हो रही है, पृथ्वी नीचे लाना ही चाहती है और ये नीचे आ भी रहा है। धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक ऋणात्मक में कोई फर्क, सॉरी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलो अब मजे की बात यहाँ समझो। तुम्हें जो सवाल दिया गया वो सवाल है कि एक वस्तु के द्वारा अगर हम इसको कुछ ऊपर ले जाते हैं, कहाँ से? पृथ्वी तल से, तो इसके द्वारा कार्य कितना होगा? ठीक है, हमें क्या निकालना है? कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन। सीधी सी बात है, बल का फॉर्मूला लिख देंगे, जितना विस्थापन होगा वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर ऐसा सोच रहे हो तो पूरा गलत सोच रहे हो, ऐसा लिखने से नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये होगा कि तब क्या होगा? इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा जी का मान घटते जाएगा, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल वो भी घटते जाएगा। तो बल जो है ये बदल रहा है कि अचर है? बदल रहा है। बल का मान बदल रहा है, तो एक फिक्स वैल्यू बल का हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हम इसको कैसे बनाएं? तो इसको बनाने का एक ही तरीका है जो मैं बहुत पहले सिखा चुका हूं। जब कोई राशि बदल रही होती है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया? यानी कि हम बल का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। किसके सापेक्ष? विस्थापन के सापेक्ष। बोलो, बात क्लियर हो गया? तब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, समझिए। एक पृथ्वी बना लेते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया पृथ्वी का। मान के चलो कि कोई वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ तक का दूरी कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसको क्या मान लिए? R1। ये वस्तु जो है इसका द्रव्यमान मान के चलिए क्या है? m है।
पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? m e। वस्तु का द्रव्यमान m। ये वस्तु यहाँ भी ले सकते हो, ऊपर कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि हम हर एक कंडीशन के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। अब इसको कुछ ऊपर ले जाते हैं, मान के चलो यहाँ से कुछ ऊपर लेकर चले गए, ऐसे तुम वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। जब इसको ऊपर ले गए तो मान के चलो कितना दूरी पर ले गए, ये बीच की दूरी कितनी हो गई r, लेकिन सेंटर से तो दूरी अलग होगा, सेंटर से दूरी कुछ अलग होगा, इसलिए इसको क्या मान ले रहे हैं, r2। बोलो क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे बल का मान क्या होगा, चेंज होगा, घटते जाएगा, बदलते जाएगा। तो अब हम बोले कि बोलो कार्य क्या होगा, W बराबर कितना मान होगा, तो हम क्या चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के बाद बल का मान लिखेंगे। तो बल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, F बराबर Gm1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, ये ना होता है। G m1 के जगह पर पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 के जगह पर वस्तु का द्रव्यमान, बटा ये वाला आप r लिख लीजिए, r स्क्वायर, और ये बदल रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, अभी बताएं, विस्थापन। तो विस्थापन के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है विस्थापन, इसमें कौन है, r, जिसके सापेक्ष होता है उसको हम dr से निरूपित करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dr। अब चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा एक और बात, कहाँ से वस्तु कहाँ जा रहा है, तो r1 से जा रहा है कहाँ पर, r2 पर, तो लोअर लिमिट क्या होगा r1 और हायर लिमिट क्या होगा r2। बोलो क्लियर हुआ? आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, g है, me है और m है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर कीजिए। तो g, me और m ये सब क्या हो गए, बाहर हो गए। me मतलब समझ रहे हो ना, मास ऑफ अर्थ, मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, लोअर लिमिट r1 और हायर लिमिट r2, यहाँ एक बटा क्या बच जाएगा, r स्क्वायर, और ये हो जाएगा dr। नीचे वाला चीज ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, g me इंटू m, और लोअर लिमिट r1 हायर लिमिट r2, और ये क्या होगा, r का पावर -2 और यहाँ dr। अब इंटीग्रेशन का नियम याद करो, जितना पावर होता है उसमें एक जोड़ते हैं, याद आया, और उसी से भाग दे देते हैं। तो g me m, r के पावर -2 में कितना जोड़ेंगे, 1, और नीचे यही लिख देते हैं -2 + 1, और इसके बड़ा कोष से घेरते हैं, सब बता चुके हैं। और हायर लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ, r2, और लोअर लिमिट r1। अब सुनो क्या करना है, g me फिर m, और उसके बाद बोलिए क्या होगा, r का पावर -1, और नीचे भी -1 हो जाएगा। अच्छा अब सुनिए क्या करना है, जो यहाँ नीचे माइनस आया इसे आगे भेज देंगे। किसी भी चीज का पावर माइनस हो, प्लस करने के लिए क्या करते हैं, एक बाटा कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -g me m, और एक बटा यहाँ r लिख सकते हैं। देखो तो r का पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा r। फिर यहाँ पे हायर लिमिट क्या था, r2, और यहाँ r1, यहाँ भी r2 लिखेंगे। और अब बताइए क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाला यहाँ रखते हैं, घटाव का चिन्ह देते हैं, और एक बार नीचे वाला, -g me m क्या रखेंगे, r2, और यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, और एक बार क्या रखेंगे, r1, था 1/r1। अब मैं तुमसे ये कहूँ कि माइनस को अंदर भेज दिया जाए तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला पहले और ये वाला बाद में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W बराबर g me m
और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो क्लियर हुआ बात। यही फॉर्मूला होता है, व्यंजक होता है किसके लिए, कोई वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, R1 और R2 में बड़ा कौन था, देखो कौन बड़ा है, R1। थोड़ा सा यहाँ देखिए, अपना मन से 2 गो नंबर बोलिए, एगो बड़ा एक छोटा। R1 और R2 में कोई भी 2 गो नंबर बोलिए। 5 कहाँ पे लिखे, R1 की R2 में, R1 और यहाँ 7। अब जरा सोच के बताइए, ये यहाँ पुट होगा तो 1/5 माइनस 1 क्या आएगा। अब जल्दी से बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, 1/5 की 1/7, 1/5 बड़ा है, क्योंकि अगर 5 7 में 7 बड़ा है, उल्टा करेंगे तो 1/5 क्या हो जाएगा बड़ा। 12 से छोटा घटाइए, क्या होगा, 12 से छोटा घटाइएगा तो प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा। अच्छा लघुत्तम लेके देख लेते हैं, 7 × 5 = 35, 7 - 5 और बहुत माइनस आया, लेकिन ना काफी में आ गया, प्लस में। अब याद करो, अभी थोड़ा देर पहले इसको लिए थे हम, ये वस्तु था। सुनो, अब नीचे का जमीन पृथ्वी तल हो गया, ये देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी तल, यहाँ नीचे के जगह को मान लो पृथ्वी तल है। यहाँ एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, तो इस वस्तु को हम यहाँ पे इतना पर रखे हुए हैं, ऐसे कुछ ऊंचाई पर है, देखो इतना, ये पृथ्वी, नीचे पृथ्वी, इसको कुछ ऊंचाई पर रखे हुए हैं। बोलो पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक का दूरी क्या है, यहाँ देख के बताओ, R1। अब मैं इसको बल लगाकर अपने हाथ से ऐसे ऊपर ले गया, कितना दूर ले गए, R2। मतलब यहाँ से ना R ले गए, लेकिन केंद्र से R2, बीच का डिफरेंस R। मैं इसको ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ, तुम सोच के बताओ मेरे हाथ द्वारा या इस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, क्यों, क्यों धनात्मक, हम चाहते ही हैं कि इसको ऊपर ले जाएं। और पृथ्वी क्या कर रही है, ये चाह रही कि मैं उसको तुम्हें जाने नहीं दूंगी, पृथ्वी, और ये कह रहा है कि हम तो जाके रहूंगी, तो ये उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ये कर रहा है पॉजिटिव वर्क, और पृथ्वी, जब तक इसे हम ऊपर ले जाएंगे तब तक पृथ्वी ऋणात्मक कार्य करेगी, और ये वाला धनात्मक। अब हम देखते हैं कि हमारा सही है कि गलत, फॉर्मूला भी वैसा ही होना चाहिए। फॉर्मूला जब हम सॉल्व किए तो फॉर्मूला ये आया 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमने मान रख के चेक किया, एक 5 रखा, एक 7, नीचे वाला 5 केंद्र से, फिर ऊपर ले गए, पूरा कितना 7, इसमें पुट किए, 1/5 से 1/7 माइनस किए, प्लस में है कि माइनस में, यानी कि ये किया गया कार्य क्या हो गया, धनात्मक। यही कार्य अगर हम देखें तो यही कार्य पृथ्वी भी कर रहा होगा, जितना कार्य ये वस्तु ऊपर कर रहा है उतना ही कार्य कौन कर रहा होगा, तो बोलो पृथ्वी अगर कर रही होगी तो वो कार्य माइनस में होगा कि प्लस में, यस। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं यही कार्य कौन कर रही है, पृथ्वी भी कर रही है। अच्छा ये कार्य कौन कर रहा है, यह कार्य कौन कर रहा है, वस्तु कर रहा है, जो क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, जो धनात्मक है। यही कार्य पृथ्वी भी कर रही है, जो क्या है, ऋणात्मक है। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए, पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और वस्तु द्वारा किया गया कार्य, बोलो ये बात क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक में लगेगा, पहले आप इसके बारे में पहले लिखिए। जैसे देखिए
ये फिगर पहले आप बना लीजिए, तब हम आपको इसके बारे में लिखवा रहे हैं। पहले फिगर फटाफट बनाइए, आंसर जो क्वेश्चन लिखे हो ना उसके नीचे ये फिगर बनाओ, या राइट साइड में बना लो। पहले फिगर जल्दी से बनाइए। सुनो, इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अगर आप वही 12 क्लास में रहिएगा, हम यही आपका कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे कि अगर आप केवल फिगर बना दीजिएगा, देखिए 3 पार्ट में इस तरह के सवाल का आंसर दिया जाता है। खाली फिगर बना देंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद इसका लैंग्वेज लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स और मिल जाएगा, और कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो 2 मार्क्स और, टोटल हो गया 5। 5 नंबर लाने के लिए आपको ये 3 काम करने होते हैं, जिसमें से हमने फिगर बता दिया, कैलकुलेशन बता दिया, कौन चीज़ रह गया? भाषा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होता है इस चीज़ को समझो। जब हम कोई फिगर बनाते हैं तो उस फिगर के बारे में लिखते हैं कि फिगर में क्या क्या चीज़ है। हाँ हाँ है, देखिए, हाँ समझो। तो मैं ये बोल रहा था कि इस फिगर के बारे में सबसे पहले देखो हमने क्या बनाया है, पृथ्वी। पृथ्वी का ये केंद्र है, और ये पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान। अच्छा, पृथ्वी के केंद्र से r1 दूरी पर क्या है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। वस्तु को पुनः कितना दूरी पर ऊपर ले जाते हैं, r दूरी पर ऊपर ले जाते हैं, तब वस्तु की दूरी केंद्र से कितनी हो जाती है, बोलो। और भी कुछ है इसमें, अगर इतना लिख दिए तो 1 नंबर और हो जाएगा। अब इसमें कितने बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से शुरू करें लिखना, है ना, यह नहीं बुझाता है। तो कहाँ से क्या, तुमको जहाँ से मन करे वहाँ से लिखो। अब जहाँ से मन करने का मतलब हुआ कि जो तुम फिगर बना रहे हो उसके बारे में जो मन करे, जैसे आपको मन है कि पहले पृथ्वी का द्रव्यमान लिखें तो पृथ्वी का द्रव्यमान पहले लिख लो, वस्तु का द्रव्यमान लिख लो, जो लिखना है। आप चाहे अपने मन से फिगर के बारे में पूरा लिख सकते हैं। चलिए, फिगर बन गया है ना। अब तनी इसके बगल में अगर जगह है तो लिखिए, माना माना कि पृथ्वी के केंद्र O से, माना कि पृथ्वी के केंद्र O से पृथ्वी के केंद्र O से r1 दूरी पर, O से O से r1 दूरी पर m द्रव्यमान, स्मॉल m लिखना है, स्मॉल m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है। एक वस्तु है और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान me है, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान me है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान me है। वस्तु को स्मॉल r ऊंचाई पर, स्मॉल r ऊंचाई पर, स्मॉल r मतलब केवल ये r लिखना है, ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तब वस्तु की दूरी केंद्र से, तब वस्तु की दूरी केंद्र से, वस्तु की दूरी केंद्र से r2 हो जाती है, r2 हो जाती है। अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा, अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा, वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा। अब आपको ये वाला
फिर ये वाला और ये नोट कर लेना है। ये धरती माता मतलब पृथ्वी, पृथ्वी। और इस पृथ्वी के पास में अगर कोई वस्तु आ रहा हो दूर से कहीं से, मतलब अंतरिक्ष से। हेलो अंकल, हेलो, अरे देखना रे, देखो ये समझो, मुंह फैंसा लेकर क्या बना रहा है देखो। मैं ये बोल रहा था कहाँ हैं अकेले बार लोग, हम समझाओ तो इंसान बतिए का हुआ हो तो क्या किया है हर बार खाली। मैं ये बोल रहा था, सुनो आप ध्यान सुनो। पृथ्वी के पास में अंतरिक्ष से कोई वस्तु आ रहा हो। अंतरिक्ष बोलने का मतलब हुआ कि पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर, मतलब बहुत ऊपर, जहाँ पर सैटेलाइट रहता है। अब जैसे पृथ्वी से बहुत ऊपर जाओगे तो पहल का क्षोभ मंडल होगा, दूसरा समताप मंडल, समताप में तुमको मिलेगा ओजोन लेयर, ओकरा बाद मिलेगा समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य के बाद आयन मंडल, ओकरा बाद बहिर्मंडल। बहिर माने बहिर ना, बाह्य मंडल। हई जो है लगभग 12 से 18 किलोमीटर तक होता है, 12 से 18 किलोमीटर। यहाँ से लेके नेवाजी टोला, यहाँ से लेके नेवाजी टोला इतना दूर जाओ और चाहे ऊपर जाओ, समझ में आया? उसको हम लोग कौन सा मंडल बोलते हैं? क्षोभ मंडल। एकरा बाद ऊपर जाएगा समताप मंडल। यहाँ टेम्परेचर तुमको माइनस में मिलेगा, मतलब यहाँ अगर चले जाओगे तो तुमको ठंडा लगेगा, बिजोड़ का ठंडा लगेगा, समझ में आया? एकरा बाद तुमको मिलेगा मध्य मंडल। सुनो, मध्य और समताप में यहाँ पर इस जगह पर लगभग 20 किलोमीटर के ऊंचाई तक, खाली 20 किलोमीटर मोटा O3 पाया जाता है, जिसको हम ओजोन परत या ओजोन लेयर बोलते हैं। अब सुनो, यहाँ पर समताप मंडल, मध्य मंडल, और यहाँ जब आओगे तो आयन मंडल। आयन मंडल के बाद तुम यहाँ जब आओगे तो इसके ऊपर जितना भी जगह है, इसी जगह पर सैटेलाइट रहता है। सैटेलाइट समझता है सब? उपग्रह, उपग्रह समझते हो? मुखिया उप मुखिया बुझाता है? मुखिया उप मुखिया, मुखिया के जो चारों तरफ घूमे उप मुखिया, उहे काम कैला ही बहु, वैसे यही करेगा। मुखिया के चारों तरफ जो है वो है उप मुखिया। तब पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी हमारे लिए क्या है? ग्रह है, ग्रह। हाँ, ये मुखिया बोलते हैं। वाह वाह रे, अब देखा भाई समझ, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तब पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमेगा उसको क्या कहेंगे? उपग्रह। बिल्कुल। तब पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? उपग्रह घूमता है। वाह, चाचा घूमे लो बुझा दे। अरे चाचा ना, मामा, मामा। कौन मामा? चांदा मामा। अबे बुझा गया। तब मामा क्या हो गए? जाके आपन मामा को मत बोल दिया। देखा सर, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारे लिए क्या हो गया? उपग्रह। अब सुनो, चंद्रमा को किसने बनाया? वाह, ये बनाया, हमने बनाया, ईश्वर ने बनाया। हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो इसीलिए चंद्रमा को, चंद्रमा जो है चंद्रमा, इसको हम लोग प्राकृतिक चंद्रमा, चंद्रमा को हम लोग कौन सा उपग्रह कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्यों बोलेंगे? इसको प्रकृति का देन है, प्रकृति ने बनाया, और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अगर हम एगो ढेला चला दें यहाँ से, इतना जोर से चलाए कि यहाँ जाके ये घूमने लगे पृथ्वी के चारों तरफ, तो हमारा ढेला चारों तरफ घूमने लगी। तो ये बताओ सर, ये ढेलवा के का कहब सर?
उपग्रह काहे कहोगे? हाँ, क्योंकि पृथ्वी यानी कि ग्रह के चारों तरफ घूमने लगा। पृथ्वी के चारों तरफ कुछ भी घुमा दो, वो क्या हो गया? उपग्रह हो गया। बुझाया? अब सुनो, सुनो ध्यान से। हम लोग टीवी जो देखते हैं, डिश टीवी, टाटा प्ले, टाटा स्काई के नाम टाटा प्ले हो गया है, तो वो जो हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं? वाह, बहुत अच्छा जवाब, आँख से देखते हैं। इतना अच्छा अच्छा सोच वाला विद्यार्थी। देखिए देखिए, अभी वो आँखें से देखना है। देखो, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, है ना, वहां पे तुम्हारा सेटेलाइट। तो सेटेलाइट क्या है? यहाँ पृथ्वी पर से रॉकेट में मशीन भर के भेजा जाता है। रॉकेट हो गया, इसमें एगो मशीन भर दिया जाएगा। वो मशीन का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना और भेजना, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में भी दो गो चीज रहता है। एक ट्रांसमीटर होता है, जब फोन करते हो तो ट्रांसमीटर काम करता है, वो सिग्नल को भेजता है। समझ में आया? दूसरे मोबाइल में जाता है तो उसमें रिसीवर भी रहता है, वो रिसीव करता है। तो ट्रांसमीटर और सिग्नल, इतने में फोन का काम है, कोई भी फोन हो। तो वैसे ही इसमें एगो मशीन भेजा जाता है, रॉकेट उड़ के जाता है। जाने के बाद यहाँ पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। कैसे लगाता है? ये उपग्रह तुम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे आगे तो आपको बुझाएगा। लेकिन यहाँ पे जाके जब ये चारों तरफ घूमने लगेगा, तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा, तो इसी मशीन का हम नाम क्या रख दिए? इंग्लिश बोलना जरूरी है, उपग्रह। चल ठीक बा, सेटेलाइट बोल दे। ये क्यों उपग्रह इसका नाम हो गया? इसी मशीन का नाम उपग्रह क्यों हो गया? क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। अब मुझे बताओ, ये उपग्रह ईश्वर ने बनाया कि इंसान ने? तो ये जो घूमेगा, ये कौन उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह कि प्राकृतिक उपग्रह? हाँ, कृत्रिम उपग्रह। तो हम लोग डिश टीवी या मोबाइल जो चलाते हैं, ये सब किस उपग्रह से? कृत्रिम उपग्रह से। अब सुनो, आए क्या चीज? रॉकेटवा कहाँ हो गए? इहे ना? वाह, इहो ना जानत है रॉकेट क्या हो गया। देख कहाँ होला रॉकेट के। रॉकेट जब उड़ के जाता है ऊपर, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, वैसे वैसे रॉकेट का वजन कम होते जाता है। कैसे कम होता होगा? क्योंकि उसमें जो ईंधन होते हैं, ईंधन, वो ईंधन जलते जाते हैं, और जलते जाएगा जब, तो वजन कम होते जाएगा। रॉकेट के अंदर अलग 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 छिद्र रहता है, अलग अलग छिद्र रहता है। समझ में आया? यहाँ पर मशीन होता है, और यहाँ से ईंधन जल के बाहर निकलता है। ईंधन सब जलते जाता है, जलते जाता है, ये खत्म होते जाता है, और ये ऊपर जाते जाता है। और तुम लोग ये सोच रहा होगा कि है छिद्र काहे बनाया गया? ये कंप्यूटर से ऑपरेट होता है नीचे से। ये छिद्र जो है बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा। 21 चीज से ऑपरेट होगा नीचे कंप्यूटर से। कब इसको खोलना है, कब इसे बंद करना है, वो कहाँ से ऑपरेट होगा? कंप्यूटर से। अब सोचो कि ये अगर बंद है, मान के चलो कि हमने कंप्यूटर से इस छिद्र को बंद कर दिया और इसको खोल दिया, तो बोलो क्या होगा? अगर ये रॉकेट है, इस रॉकेट में इधर का होल हम बंद कर दिए, इधर का चालू कर दिया, ये बहुत ऊपर पहुंच गया है, पृथ्वी से बहुत ऊपर, माने 36,000 किलोमीटर के ऊपर पहुंच गया है। और वहां पे जब ये पहुंचा, तो इसका एगो होल बंद कर दिए, एगो होल खुला कर दिए, तो बोलो क्या होगा? यहाँ पे तिरछे भागेगा। क्यों? यस, बहुत बढ़िया सोच रहे हो। जो गैस यहाँ से निकल रही है, कुछ गैस यहाँ से निकलने लगेगी, और जब यहाँ से गैस निकलेगा तो धक्का इधर लगेगा, तो रॉकेट हैंगा मुड़ जाएगा। समझ में आया? यानी ये छिद्र किस लिए रहता है?
रॉकेट को घुमाने के लिए। जब रॉकेट घूम जाएगा फिर ये छिद्र बंद कर दिया जाएगा और रॉकेट के ईंधन को इस तरह से जलाया जाएगा, इस तरह से जलाया जाएगा और उसमें पंप भी रहता है और इस तरह से पंप सेट किया रहता है कि कंप्यूटर से जैसे ही यहाँ बटन दबाओगे यहाँ पे लगे हुए मशीन पर बहुत जोर से झटका लगेगा। आगे की तरफ झटका जब लगेगा तो इस झटके का जो वैल्यू होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का। मतलब एक सेकेंड में कितना दूर, यहाँ से छपरा अपना मान के चलो, एक सेकेंड में रॉकेट को कितना दूर चले जाना है, 11.2 किलोमीटर चले जाना है। अगर ऐसा करने में ये रॉकेट कामयाब हो गया तो जीवन भर के लिए ये सैटेलाइट नाचते रह जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा हमेशा के लिए नाचते रहेगा। तो नहीं, इसको आदमी कौन चलाएगा, यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अब बोलो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम है पलायन वेग। माने सीधे सीधे यूं समझ लो कि अगर इतना झटका अगर दे दिए, अगर हम नहीं दिए तो क्या होगा बताओ। इस रॉकेट का ईंधन जब खत्म हो जाएगा तो ये उड़ना बंद कर देगा और पृथ्वी कुछ देर के बाद इसी रॉकेट को अपनी तरफ क्या करेगी, खींच लेगी। किस बल से, अगर गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेगी। लेकिन हम इतना स्पीड दे दिए तो क्या होगा, नहीं खींच पाएगी और ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या होगा, नाचने लगेगा और इसी को क्या कहते हैं, पलायन वेग। आपसे कोई पूछे पलायन वेग क्या है तो सीधे सीधे ऐसे बोलो कि यहाँ पृथ्वी पर से किसी वस्तु को इतना जोर से फेंकें कि फिर कभी आए ही नहीं। जैसे आप जानते हैं कि सेव जो है वो गिर के नीचे आता है, हम तुमसे कहें कि तनी ऐसा जोर से फेंक कि अइबे ना करे, हाँ तो सब चल जाएगी। तो वो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, इतना वेलोसिटी अगर दे देंगे किसी वस्तु में तो वो पृथ्वी की तरफ चारों तरफ नाचने लगेगा और ये कभी नहीं आएगा, ये हमेशा नाचने लगेगा पृथ्वी के चारों तरफ। और इसी तरह से सैटेलाइट काम करता है और रॉकेट रास्ते में ही जल के सब खत्म हो जाता है और कुछ कचरा बच जाता है। अंतरिक्ष में सोचो कितना कचरा हो गया होगा। हर साल लगभग 300 सैटेलाइट भेजा जाता है पूरा देश से। किसका ईंधन, रॉकेट को इस तरह से बनाया जाता है ना, सालों लगते हैं एक रॉकेट बनाने में। रॉकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि सब हिसाब किताब पहले ही कर लिया जाता है कि कितना ऊंचाई पर जाएगा तो इसका कितना ईंधन जलेगा। इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि जैसे ही रॉकेट यहाँ पहुँच जाए तो इसका ईंधन तब तक क्या हो जाना चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। समझ में आया। बाकी कुछ भी डब्बा वगैरह इसका जो बच जाएगा वो ऊपर ही रह जाएगा और वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो कचरा बन जाएगा। और जब वो कचरा बन जाएगा तो सोचो अंतरिक्ष में कितना कचरा अब तक हो गया होगा। हर साल लगभग पूरे देश को मिला दिया जाए तो लगभग 300 सैटेलाइट यहाँ पृथ्वी पर से छोड़ा जाता है। तुम लोग 3-4 दिन पहले शायद देखा होगा अपने ही क्षेत्र से, अभी फिलहाल का एगो रॉकेट गुजरा था, ऊपर देखा था, सब आसमान में निकला था, ऐसा ही निकलते रहता है। हर साल सब देश का मिला दोगे तो लगभग 300 के करीब में हो जाता है। अब सुनो, आए नहीं भेजोगी तो क्या होगा ये बताओ। आज के डेट में हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं। मनोरंजन का साधन हमारे पास क्या क्या है, इंटरनेट के लिए क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर है ना, और टीवी तो है ही है। अब ये बताओ कि अमेरिका का कोई न्यूज है या अमेरिका में कोई आदमी है और वो इंडिया में बात करना चाहता है किसी से फोन पर, ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है। अगर यहाँ इंडिया है और यहाँ अमेरिका है तो अमेरिका से इंडिया में बात करना है तो ये तभी बात हो सकता है
जब यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट कहाँ पहुँचे, इंडिया में, और ये सिग्नल को अवरोध कौन करेगा, ये वाला उच्च वाला भाग, जब नहीं करेगा सिग्नल, उसके लिए यहाँ धरती के अंदर से या धरती पर इतना बड़ा तार बिछाना होगा, तब जाके होगा। इतना बड़ा तार कौन बिछाएगा। इससे आसान तरीका क्या है, ऊपर सैटेलाइट हो, यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट भेजेंगे और ये सिग्नल डायरेक्ट कहाँ पहुँचा देगा, इंडिया में, तभी हम बात कर पाएंगे। अगर पूरे देश भर में एक ही चैनल चलाना हो, हमको अपने देश में एक ही चैनल चलाना है, जैसे सोनी टीवी, तो सोनी टीवी या कलर्स, ये जो भी हमको चलाना है, तो उसको पूरे देश में हर आदमी देखना चाहता है उसको, या न्यूज़ कोई दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सैटेलाइट होना चाहिए। ये सैटेलाइट क्या करेगा, सिग्नल, अगर भारत देश इतना दूर में है, इतना दूर में, तो ये इतना दूर में क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और हर आदमी के घर में सिग्नल चला जाएगा। नहीं तो एक जगह से हर जगह के घर में अगर हम तार बिछाते चलेंगे तो उसको कहते हैं केबल। पहले जब ये सैटेलाइट वाला सिस्टम नहीं था तो दूसरे जगह पर यानी कि शहरों में केबल का तार बिछाया जाता था, समझ में आया। एक जगह से जो फिल्म चलता था या जो भी न्यूज चलता था वो केबल वाला पहुंचाता था, तो उसके घर में दिखता था। अब आज देखिए घर घर में ऐसा का एगो एंटीना लगा रहता है इस टाइप का, जिसको हम लोग डिश एंटीना कहते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करता है कहाँ से, सेटेलाइट से, और डायरेक्ट आपके घर में भेजता है, तो आप देख पाते हैं। तो ये सब अगर नहीं हम भेजेंगे सेटेलाइट, तो ये सब बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये सब कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। मोबाइल डब्बा के समान हो जाएगा, कोनो काम के नहीं रह जाएगा कोई भी मोबाइल। बोलो क्लियर हो गया। आगे की कहानी अगले दिन।